हेलो एवरीवन। आज यूपी टेट ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सेम देखने के लिए मिलेंगे और 10 में से आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस का लेवल जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को लिया जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो वॉच करना क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे। तो यहाँ से कि आपको क्वेश्चंस जो हैं आपको ऐसे सेम देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग जुड़ सकें। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है। देखिए प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी होती है और ये किससे फैलती है? तो ये चूहों के माध्यम से फैलती है, चूहों के द्वारा फैलती। अगर इसका आपसे पूछा जाए कि प्लेग का जीवाणु कौन सा होता है तो एर्शीनिया, ठीक है, एर्शीनिया इसका जीवाणु होता है और पेस्टिस, ठीक है, इसके जीवाणु का नाम होता है। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में आप याद रखिएगा कि जीवाणु जनित और रोग कौन कौन से होते हैं जो जीवाणु के माध्यम से होते। निमोनिया, टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया। तो ये सारे जो रोग हैं ये होते हैं आपके जीवाणु के माध्यम से। मैंने सारे जो जीवाणु, विषाणु और कवक सभी को मैंने अपने YouTube चैनल पर पढ़ाया है एकदम ट्रिक के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ में विषाणु से कौन से रोग होते हैं, तो विषाणु जनित बीमारी कौन कौन सी होती, तो इसके साथ में आप याद रखेंगे एड्स, खसरा, पोलियो, डेंगू, छोटी माता, चिकन बॉक्स, ठीक है, चिकन बॉक्स हो गया आपका, इन्फ्लुएंजा हो गया और साथ में चेचक हो गया, रेबीज़ हो गया और मोनोजाइटिस हो गया। तो ये सारे जो रोग हैं ये आपके विषाणु जनित रोग हैं। और एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जीवाणु जनित कौन से आपके रोग होते हैं? देखिए निमोनिया हो गया, टीबी, क्षय रोग, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया। और विषाणु के द्वारा होने वाले रोग होते हैं एड्स, खसरा, पोलियो, डेंगू, हेपेटाइटिस, छोटी माता, चिकन बॉक्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, रेबीज और मोनोजाइटिस। तो ये सारे रोग आपके होते हैं विषाणु जनित रोग। तो ये याद रखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस बार देखिए आपका एग्ज़ाम है थोड़ा टफ लेवल का हो सकता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा। और जो आपकी डेट है यूपी टेट की अब कंफर्म हो गई है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 29 और 30 जनवरी को ही होगा। तो ये बात कंफर्म हो गई, तो आप निश्चित हो गया कि आपका एग्ज़ाम 29 और 30 को होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी में आप सभी लगे रहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ा को खाता है तो कीड़े हरे पौधे खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है कि मोर जो है किसको खा रहा है? ठीक है, सांप को खा रहा है। ठीक है, सांप किसको खा रहा है? कीड़े को खा रहा है। और कीड़ा किसको खा रहा है? पौधों को। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि मोर का पोषण तल क्या है? तो मोर का पोषण तल होगा पिरामिड के सबसे शीर्ष पर, क्योंकि सबसे ऊपर कौन आ रहा है? मोर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें शीर्ष पर होगा। तो मोर जो होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले शीर्ष पर क्या होगा? मोर होगा। मोर क्या खा रहा है? सांप। ठीक है, सांप क्या खा रहा है? कीड़ा। कीड़ा क्या खा रहा है? हरे पौधे। हरे पौधों को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, जो अपना उत्पादन स्वयं करते हैं। कीड़े क्या होते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और सांप होते हैं द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर इनको बोलते हैं। और ये मोर क्या है? ये तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पे अगर श्रेणी में देखा जाए तो यहाँ पर मोर जो है सबसे पिरामिड के सबसे शीर्ष में आ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका मोर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गैसीय अपशिष्ट क्या है, या गैसीय अपशिष्ट किससे निकलते हैं? देखिए सब्जी या फलों के छिलके से अपशिष्ट निकलते तो नहीं, घरों और नालियों के गंदे पानी से तो बिल्कुल नहीं, खेत खलिहानों से निकलने वाले कचरे से तो इसमें भी नहीं। गैस मतलब जो वायु प्रदूषण होगा,
क्या इनसे होगा? देखिए लकड़ी कोयला से जलने वाले जो धुआं होगा इससे क्या होगा, ये वायु प्रदूषण का कार्य करेंगे और गैसीय अपशिष्ट का भी कार्य करेंगे। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि कितनी कितनी गैसें हैं, तो वायु में देखिए याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि नाइट्रोजन आपका हो गया, तो ये वायु में 78% होता है। इसके साथ में अगर आपका ऑक्सीजन पूछा जाए, ठीक है, ऑक्सीजन आपका पूछा जाए तो कितना होता है, 21% आपका होता है। ठीक है, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाई अगर ऑक्साइड CO2 पूछा जाए कितना होता है तो 0.038 होता है। और इसके साथ में आर्गन आपका 1% होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कम से कम आपके एग्जाम में 5 से 6 बार प्रश्न आया। इसके साथ में ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो कौन कौन सी होती है, देखिए पहली तो ग्रीन हाउस गैस आपकी होती कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गई, फिर उसके साथ में हो गई NO2 और इसके साथ में आपकी हो गई CH4, ठीक है, ओजोन हो गई और CFC हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो गैसें होती ये होती हैं आपकी ग्रीन हाउस से गैसें। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके साथ में नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, यहाँ पर मीथेन हो गया और ओजोन हो गया, इसके साथ में आपकी हो गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी जो गैसें होती हैं ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती। अगर पूछा जाए कि वायु में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी, तो वो आपकी CO2 होती। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया और ग्रीन हाउस गैसों से हमेशा क्वेश्चंस बनते, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा एक एक करके, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर देखने के लिए मिलेंगे। एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ठीक है, ये सारी आपकी कौन सी होती, ग्रीन हाउस गैसें होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। देखिए एक जीव लाभ ले रहा है और दूसरा जीव उसको प्रभावित बिल्कुल नहीं कर रहा, तो उसको क्या कहते हैं। जैसे बगुला क्या करता है, भैंस के ऊपर बैठ जाता है, अपना भोजन प्राप्त करता और भैंस को क्या होता है, कीड़ों से मुक्ति मिल जाती। तो ऐसे लाभ को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सहभोगी या सहभोजी कहते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है, बालुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। देखिए कायांतरित सेल का उदाहरण जो होती है वो संगमरमर आपकी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा में होने वाली जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है, तो वो आपकी उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने की एज कितनी होती है, तो 35 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। इनका चुनाव कैसे होता है, तो आप प्रत्यक्ष निर्वाचन से, इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों सदनों के सदस्य क्या होते हैं, हिस्सा लेते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसके साथ प्रधानमंत्री की पूछी जाए कितनी एज होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की आपकी कितनी एज होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। इनका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और राज्यपाल का भी अगर पूछा जाए तो कितनी वर्ष होती है, 35 वर्ष। देखिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल सेम एज होती है और कार्यकाल भी इनका 5 वर्ष ही होता है। और प्रधानमंत्री बनने की एज कितनी होती है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की एज कितनी होती। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री बनने की एज कितनी होती है, तो आपकी होती है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष आपकी होती है प्रधानमंत्री बनने की। और अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए कितनी एज होती है, तो मुख्यमंत्री की भी आपकी 25 वर्ष एज होती है। इसके साथ में 2 और याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए राज्यसभा, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्य की कितनी एज होती है बनने की, तो 30 वर्ष आपकी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा की 30 वर्ष है। ठीक है, और अगर लोकसभा की पूछा जाए तो आप लोकसभा की बताएंगे 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। सिर्फ राज्यसभा की जो सदस्य बनने की आयु सिर्फ 30 वर्ष होती, बाकी आपकी सभी में 25 वर्ष। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष बनने की सबकी 25 वर्ष होती है। इसके साथ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने की उम्र कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि को गुण है।
देखिए शिक्षा संविधान विधि का गुण क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि होनी चाहिए या चन्यात्मकता होनी चाहिए या सृजनात्मकता विधि होनी चाहिए, उपयुक्त में से सभी कौन सी विधियां होनी चाहिए पर्यावरण शिक्षा की समस्या समाधान की विधि का गुण के लिए? तो यहाँ पे अगर अगर आपसे पूछा जाए सिलेक्टिव मेथड या करेक्टिव मेथड, तो इसमें सभी हो गए। देखो सभी आपके होना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या? इकोसिस्टम क्या है? ठीक है, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय या किसी स्थान पर अजैविक घटक या पृथ्वी वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। देखिए जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है? जीव समुदाय और उनके बीच के संतुलित वातावरण तंत्र क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं? निगेटिव पूछा है आपसे कि कौन सी इसमें निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधार है, ये बाल केंद्रित विधि है, ठीक है, जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है। देखिए इसकी जो राइट ऑप्शन आपका होगा, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत नहीं आती, एक प्रत्यक्ष अनुभव पर भी आधारित होती है, ये बाल केंद्रित भी है और ये विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई भी जाती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन क्या रासायनिक प्रकृति उत्पन्न करता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? देखिए इंसुलिन जो कार्य करता है वो प्रोटीन, ठीक है, रासायनिक प्रकृति क्या होती है इसकी? प्रोटीन होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन खोज किसने की, तो लूनिन ने की थी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके साथ में वसा और जल में कौन कौन सी घुलनशील विटामिन है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आई है। देखिए तो जल में आपकी घुलनशील है और वसा में, जल में आपकी हो गई BC और उसके साथ वसा में आपकी हो गई AD, साथ में K और E। देखिए जल में घुलनशील होती है आपकी BC, याद कैसे रखेंगे? B के बाद डायरेक्ट क्या आता है? C आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट में। तो B और C हमेशा ये याद रखिएगा कि दो जुड़वा बहनें हैं जो जल में घुलनशील हैं, B और C, ठीक है। बाकी जो वसा में जो होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? तो ADKE, ठीक है, ये सभी क्या होती है? वसा में घुलनशील होती हैं, ठीक है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार आपके विटामिन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए ये थे इतने प्रश्न, तो यहाँ से वीडियो समाप्त होती है। तो वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।